हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। मेरा नाम विवेकानंद शुक्ला है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि एक वीडियो मैंने जो डाला था वो इंग्लिश से रिलेटेड था। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड था जो एसएससी में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो आज मैं जीएस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जो जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उसके बारे में मैं 25 के 25 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूँगा। साथ में जो विकल्प दिए हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ चर्चा करूँगा, और साथ में जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मुझे पता होगी जिसको मैं दे सकूँगा उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा, जिससे कि आपका ना केवल वो पूछे गए क्वेश्चन के बारे में ज्ञानवर्धन हो या फिर उसका नॉलेज गेन हो, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज हो वो आपको चीज़ें प्राप्त हो सके। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं एसएससी के थ्रू लगभग नहीं तो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हो चुका हूँ, जिसके थ्रू मैं 2 से 3 साल अभी ऑफिस सरकारी ऑफिस में कार्यरत हूँ। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि एसएससी एमटीएस जो सबसे छोटी मानी जाती है एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, फिर एसएससी सीएचएसएल जो उससे थोड़ा सा बड़ा माना जाता है, फिर उसके बाद आता है एसएससी सीजीएल, और उसके बाद आता है सिलेक्शन पोस्ट। तो इन चारों पोस्टों में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। साथ में मैं एनवीएस के एग्ज़ाम में नवोदय विद्यालय संगठन के एलडीसी के 2019 के थ्रू सेलेक्ट हो चुका हूँ, बट अभी तक वो उसका फाइनल नहीं हुआ है, वो चीज़ें अलग इशू है। साथ में मैं डीएसएसबी जो दिल्ली सरकार की स्टेट बॉडी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ 2 पोस्ट पर। तो बट आपको पता है ये कोई बोस्टिंग या फिर सीखी बिगाड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि जिसका भी सिलेक्शन होता है तो उसका लगातार सिलेक्शन होता ही रहता है। तो आप लोग का भी जब तैयारी पूरी हो जाएगी तो आप लोगों का भी सिलेक्शन इसी तरीके से लगातार होगा, कई पोस्ट में होगा। तो वो बात की बात रही। मैंने ये बात केवल आपको इसलिए बोली जिससे कि आपको भरोसा हो सके कि हाँ, मैं पढ़ाने के योग्य हूँ आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें तो आंसर दिया हुआ है वैशाली, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था, तीसरा कहाँ पे हुआ था, चौथा कहाँ पे हुआ था। तो पहला सबसे पहले राजगृह राजगृह में हुआ था, राजगीर में, जो कि पहले सबसे पहले राजधानी थी शिशुनाग वंश की। फिर दूसरा जो है वो वैशाली हुआ था, जिसके बारे में ये पूछा था अभी अभी। और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र, जो वर्तमान का पटना है, पाटलिपुत्र। और चौथा जो संगीति हुई थी जिसको बौद्ध संगीति भी बोलते हैं, बौद्ध परिषद भी बोलते हैं, चौथा कहाँ पे हुआ था, कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ पे है, कश्मीर में। तो इसके बारे में भी, इसके राज जो कौन लोग उसमें राजा थे, कौन उस समय इसकी अध्यक्षता किए थे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पाटलिपुत्र का जब हुआ था तो इस समय अशोक था, ये इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले वाले में अजात शत्रु था, अजात शत्रु। दूसरे वाले में काला अशोक था, काला अशोक। और चौथे वाले में कनिष्क। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि कनिष्क जो लास्ट वाला है वो क और क से मिलता हुआ है। अजात शत्रु राजगृह में जो हुआ था उसके बारे में हुआ था। अजात शत्रु ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। बाकी चीज़ें अब हम इसके बारे में विस्तृत एसएससी में नहीं पूछता, इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। जब आप यूपीएससी की तैयारी करिएगा तो खुद से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक समुद्री बंदरगाह है? समुद्री बंदरगाह है। तो ये क्योंकि चर्चा में रहता है तो इसलिए इसने पूछ दिया। तो ग्वादर, ग्वादर में क्या है, ग्वादर में चाइना इसको डेवलप किया है, या फिर ये भी कह सकते हैं चाइना ने इसको खरीद लिया है। इसके रिस्पांस में इंडिया क्या किया है, चाबहार। चाबहार कहाँ पे है, चाबहार ईरान में है। यहाँ पे इंडिया काम कर रहा है, बंदरगाह बना रहा है चाइना के रिस्पांस में। तो आपको देखिए 2 से 3 इन्फॉर्मेशन मिला। पहले तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है, ग्वादर बंदरगाह को बना कौन रहा है, चाइना। चाइना की एक पॉलिसी है डायमंड पोल्स,
नहीं, रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, तो वो इंडिया को घेरने का काम करता है। तो उसके जवाब में इंडिया का डायमंड्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। खैर वो ज़्यादा विस्तृत बात हो जाती है। तो इसी पॉलिसी के थ्रू, डायमंड्स ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के थ्रू इंडिया ईरान में चाबहार में बना रहा है बंदरगाह, और ये चाइना साहब वालों ने ग्वादर में बनाया है पाकिस्तानियों को खरीद के। पाकिस्तानियों ने बेच दिया, वो बेचना का काम ही करते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में द्रष्टव्य होते हैं, संविधान के किससे लिए गए हैं? तो ये चीज़ लिए गए हैं फ्रांसीसी से। फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1717 में। 1717 में ही हुई थी। मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, तीन तीन शब्द को लेकर क्रांति हुई थी। तो ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए? फ्रांस की पार्लियामेंट, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होता है। फिर चौथा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है? मुदियट्टू केरला का एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है जो देवी डैश और दानव दारिका के बीच युद्ध का पौराणिक कथा है। तो देखिए, इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। मुदियट्ट केरला का एक अनुष्ठान है। तो इसमें कौन है? जो देवी हैं वो काली हैं। आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना चाहिए कि जब भी कभी फाइटिंग से रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो काली माँ ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि काली जो है वो देवियों में लड़ाई या फिर रौद्र रूप कह सकते हैं, जबकि शारदा जो है वो शांत रूप है। तो शारदा का मंदिर कहाँ पे है? मैहर मैया में मंदिर है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में। लक्ष्मी माँ जो है वो धन की, लक्ष्मी धन देने वाली लक्ष्मी है, धन देने वाली देवी हैं या फिर धन से रिलेटेड है। और सरस्वती जो है, जो जिनके हम लोग पुजारी हैं, वो ज्ञान देने वाली देवी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कीटनाशक का उदाहरण है? प्राकृतिक कीटनाशक का उदाहरण कौन सा है? रोटेनान। ये रोटेनान होता है। इसमें बाकी चीज़ें डीडीटी क्या होता है? ये कीटनाशक है, डीडीटी कीटनाशक। बाकी हेप्टाक्लोराल और क्लोरोडेन क्या होता है, इसके बारे में आपको खुद से सर्च करना है। सर्च करके कमेंट में बताइए कि इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को कभी भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। मेरे प्रोफेसर थे, वो कहा करते थे कभी कभी कुछ पुरस्कार कुछ लोगों को नहीं ही दिया जाना ठीक होता है, क्योंकि वो पुरस्कार उस व्यक्ति से बड़े नहीं होते हैं। और महात्मा गांधी उस तरह के व्यक्ति थे जो अगर उनको भारत रत्न दिया जाता तो भारत रत्न की गरिमा या फिर महात्मा गांधी की गरिमा को ठेस पहुंचता। तो इसमें नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण कोरिया या फिर साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, माफ़ करिएगा मैंने कोरिया बोल दिया, साउथ अफ्रीका। ये किम जोंग उन हमेशा लड़ाई वड़ाई करता रहता है ना साउथ कोरिया के साथ में, इसलिए उसका नाम आता रहता है। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ये जहांगीर रतन भाई दादाजी टाटा कौन है? JRD टाटा इनको बोलते हैं। जे जहांगीर, आर रतन जी, डी दादा भाई एंड टी टाटा। इन्हीं के नाम से छत्तीसगढ़ में एक सिटी भी है। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन एज प्रेशर? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका प्रेशर से समान डायमेंशन है? तो ये होता है स्ट्रेस। लोग कहते हैं नहीं प्रेशर बन गया है मेरे ऊपर, स्ट्रेस बन गया है, तो ये स्ट्रेस होता है, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। तो स्ट्रेस होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम परीक्षा देने से पहले एक बार जनगणना से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, इतना बारीक नॉलेज के बारे में पूछा है
जो आपको नहीं याद हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ ही देना ज़्यादा ठीक होता है एसएससी के लिए, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँवों की संख्या निम्न के बीच 10,000 के गुणांकों में है। तो इसमें आंसर ये है 64, 6,40,000 आई थिंक, 6,40,000 से 6,50,000 तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ, तो आप ये समझिए 6,40,000 से 6,50,000 तक है। अब आपको पता होना चाहिए कितने हमारे पास गांव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी 2017-2018 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तूर क्या होता है, अरहर की दाल होती है, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तूर का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। तो तूर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा एरिया हो सकता है, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होगी, ऐसा एरिया जहाँ पे लैंड ज़्यादा होगा, तभी तो वहाँ पे होगा, और रबी की फसलें ज़्यादा होती होंगी। तो इस मामले में महाराष्ट्र इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सही है। मुझे लगता है, कंफर्म नॉलेज नहीं मैं बता रहा हूँ, तो आपको इस बात का ध्यान, एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सबसे बड़ा तुअर का उत्पादक कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, क्योंकि जो मैंने चीज़ें बताई उससे रिलेटेड था, तो मध्य प्रदेश होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था मध्य प्रदेश, इसलिए क्या होगा, महाराष्ट्र। चलते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मार्च 2021 के दौरान भारत और इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच तीनों एक दिवसीय मैच का आयोजन स्थल कौन सा शहर रहा। तो इसमें तीनों देशों का आयोजन पुणे था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर से था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, वो उस समय इम्पोर्टेंट था जब एग्जाम हुआ था, तो इसको मैं काट देता हूँ ऐसे। 11th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। तो अरब सागर में विसर्जित करती है मतलब सबसे पहले तो आपको वो हमेशा ये इंडिया का मैप ऐसे विजुलाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, ये छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो तापी नदी जो है वो यहाँ से ऐसे आके गुजर जाती है, इधर से आती है, कौन सी नदी है, नर्मदा, और बाकी इसमें गोदावरी दी है। गोदावरी कहाँ जाती है, यहाँ से ऐसे आंध्रा से निकल जाती है। महानदी क्या है, ये उड़ीसा से ऐसे निकल जाती है। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ पे है, ये शायद ये झारखंड के आसपास एरिया में है। तो आप समझ गए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ इंडिया का मैप बना के। मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में बना दिया था इंडिया का मैप, अभी मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूँ। ये तापी यहाँ से निकलती है, ये महानदी, ये गोदावरी, और ये सुवर्ण रेखा इसी के आसपास में होता है, ये बंगाल होता है ऊपर, ठीक है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने तापी, गोदावरी, महानदी, सुवर्ण रेखा सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम वाणी योजना क्या थी, सार्वजनिक वाईफाई संजाल नेटवर्क का प्रसारण करना है। मतलब पीएम वाणी योजना सार्वजनिक वाईफाई बनाने के लिए काम में आने वाला है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो मुझे लगता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। 1924 में महात्मा गांधी डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो इसमें क्या होता है, बेलगाम। महात्मा गांधी केवल एक ही बार बस अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे कांग्रेस के, वो भी था बेलगाम। और आपको ये भी याद होना चाहिए, ये सबसे पहला गांव में होने वाला राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन था, ठीक है। मैसूर, कोल्हापुर, नागपुर के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब समय आएगा। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शासित करने वाला कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं की अवधारणा को डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये इसमें बोलते हैं, देखिए दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एक होता है रूल इस्टेब्लिश बाय लॉ, और एक होता है
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कौन चलता है? अमेरिका। और इंडिया कैसे चलता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से लिया गया था, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका ट्रांसलेशन तो ये कहाँ से लिया गया था? जापान। ये जापान से लिया गया था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जापान से। 15वां क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रोसेर। शांतिर अग्रोसेर कहाँ पे आरंभ हुआ? शांति, और देखिए आपको बांग्ला लैंग्वेज से रिलेटेड लग रहा है। शांतिर अग्रोसेर मतलब कि शांति का अग्रसेना, शांति का अग्रदूत। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा बांग्लादेश, तो आपको बांग्लादेश ही मानना था। इस एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन तुक्का मारने से ही हो जाता है। तो मैं आपको इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इस कोर्स को, इवन आपको नहीं आता है तब भी। मैं आज की इस क्लास को 15 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन कहने को 15 क्वेश्चन ही रहे होंगे, लेकिन आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिले। जैसे बौद्ध संगीति के बारे में आप लोग सीखे, फिर जापान के बारे में, ये कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में देखा, नदियों के बारे में 3-4 देखा, और ये सब कई चीज़ों के बारे में देखा आपने। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इन वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। क्यों? क्योंकि ये मैं जिस स्पीड से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस इंटेंसिटी से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ही आजकल कोई कर रहा है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकेंगे, और एसएससी में आने वाली जो बम्पर वैकेंसी है 20 से 25 हज़ार की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो सकेंगे। वो लोग जो हाई कॉस्ट के या फिर बड़े बड़े कोचिंग के टाइम वेस्टेज में नहीं फंसेंगे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए। धन्यवाद।